का तमाम ये संबोधि माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हर रोज की तरह आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के, और आज जिन खबरों का विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ मनी 9 के एग्जीक्यूटिव एडिटर शुभम शंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। तो आज के कार्यक्रम का आगाज़ करें उससे पहले जरा फटाफट नजर डाल लेते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम क्या बताने वाले हैं, क्या दिखाने वाले हैं और कौन सी वो महत्वपूर्ण खबर है जिन पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे खरीफ की खेती में चिंता कहाँ है। जी हाँ, मॉनसून काफ़ी अनइवन रहा है। अब जो आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसको लेकर के अब खरीफ की किस तरीके से स्थिति निकल के आ रही है, डिटेल में बातचीत करेंगे। क्या अब कर्ज सस्ता होगा, ये बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि महंगाई दर में थोड़ी गिरावट आई है। अब इसको लेकर के क्या दुविधा है, इस पर डिटेल में बातचीत होगी। अब जीडीपी ग्रोथ का क्या होगा, जीडीपी की ग्रोथ को लेकर क्या कुछ अपडेट है, डिटेल में बातचीत करेंगे। और एचएफसी पर आरबीआई क्यों होने लगा है सख्त, एक और ऐसी खबर होगी जिसको जानना आपके लिए जरूरी होगा। अब बार बार चेक करना होगा क्रेडिट स्कोर, क्यों हम ऐसा कह रहे हैं और क्या कुछ नई अपडेट आई है, इस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। और फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर चलेगा डंडा, ये वो तमाम खबरें हैं जिन पर हम करेंगे डिटेल में बातचीत। लेकिन शुरुआत करने हम जा रहे हैं मॉनसून से जुड़ी हुई खबर के साथ। अगस्त के दौरान मानसून की स्थिति में हुए सुधार से खरीफ फसलों की खेती में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 12 अगस्त तक खरीफ फसलों का कुल रकबा करीब 980 लाख हेक्टेयर दर्ज किया गया, जो कि पिछले साल के मुकाबले करीब 14 लाख हेक्टेयर आगे है। कपास को छोड़कर के अधिकतर खरीफ फसलों का रकबा पिछले साल के मुकाबले आगे चल रहा है। धान का रकबा 4% से ज़्यादा बढ़ गया है। दलहन और तिलहन की खेती में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले करीब 11 लाख हेक्टेयर पिछड़ चुका है। उधर मानसून की बात करें तो 12 अगस्त तक औसत बरसात सामान्य के मुकाबले 6% आगे है। जिन राज्यों में पहले बरसात की भारी कमी देखी जा रही थी, उनमें भी बीते एक हफ्ते के दौरान भारी बारिश हुई है और कम बरसात की अब भरपाई होती हुई दिखाई दे रही है। तो जब सब कुछ ठीक चल रहा है शुभम जी, तो फिर खरीफ की खेती में चिंता कहाँ देखने को मिल रही है? जी देखिए, जैसा कि मानसून की आपने बात की, तो मानसून निश्चित तौर पर पहले स्थिति बेहतर हुई है, लेकिन अभी भी देश के 1/4 राज्य ऐसे हैं जहां पर मानसून में डेफिसिट है। सबसे ज़्यादा चिंता जो है वो पंजाब और मणिपुर को लेकर है। यहाँ दोनों ही जगह 30% से ज़्यादा का डेफिसिट है। मणिपुर फिर भी छोटा राज्य है, लेकिन पंजाब खेती के लिहाज से बहुत अहम राज्य है और वहाँ पर अगर डेफिसिट है तो ये चिंता की बात है। हालांकि पंजाब उन राज्यों में है, ये ध्यान रखना होगा, जहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी सबसे ज़्यादा है। कॉस्टिंग बढ़ जाती है क्योंकि इरिगेशन, अगर डीजल आपको खरीदना है, इरिगेशन खुद करनी है, अब सिंचाई खुद करनी है, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको कॉस्टिंग बढ़ भले जाए, लेकिन रेलफॉल के डेफिसिट का बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है। यही कारण है शायद कि आप अगर देखें तो चाहे पैडी हो, पल्सेज हो, ऑयल सीड्स हो, शुगर केन हो, सबका रकबा बढ़ गया है। पैडी का रकबा 4% से ज़्यादा बढ़ गया है, पल्सेज 6-6.5% से ज़्यादा पिछले साल की तुलना में बढ़ गया है। अगर आप ऑयल सीड देखें तो करीब 1% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शुगर केन में 1% की ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल रही। लेकिन चिंता कहाँ है? चिंता है कपास की खेती में। कपास का रकबा पिछले साल के मुकाबले 9% करीब कम है। पिछले साल भी प्रोडक्शन कम हुआ था, इसके बाद खेती कम हुई है, अगर रकबा कम हुआ है। और जिन राज्यों में कॉटन की सबसे ज़्यादा खेती होती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो गुजरात हो, वहाँ अगर मानसून एबनॉर्मल रहता है, बारिश कहीं अधिक होती है, तो ये भी संकट आ जाएगा कि कपास की खेती पर इसका खराब असर पड़ेगा। तो एक तो रकबा घटना, 9% ऑलरेडी हम पिछले साल से पीछे चल रहे हैं, और पिछले साल भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। पिछले साल भी प्रोडक्शन कम हुआ था, कम प्रोडक्शन से हम और नीचे आए, और उसके बाद अगर एबनॉर्मल मानसून ने कहीं ज्यादा बारिश की वजह से फसल को खराब कर दिया तो कपास के मोर्चे पर निश्चित तौर से चिंता बन सकती है। यहां एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, कपास की ये चिंता इस समय ज्यादा क्यों अखर रही है, या ये जो चिंता है ये ज्यादा खराब क्यों लग सकती है? बांग्लादेश में जो संकट है, इससे कुछ समय पहले हमने ये देखा था, ये खबर आई थी, ये बातचीत हुई थी कि जो कॉटन का एक्सपोर्ट है, जो कपड़ों का एक्सपोर्ट है, वहां पर भारत को कुछ अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, वहां भारत कुछ कर सकता है। लेकिन अगर मॉनसून ने साथ नहीं दिया, कॉटन की फसल ने साथ नहीं दिया, तो शायद वहां प्रतिस्पर्धा में भारत कुछ पिछड़ सकता है, क्योंकि कॉस्टिंग बढ़ सकती है। बिल्कुल, ये जो है महत्वपूर्ण बात आपने कही। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक बीते करीब 2.25 साल से जिस महंगाई के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ रहा है, उसमें कुछ सफलता अब मिलने लगी है।
जुलाई में महंगाई दर आंकड़ों में रिटेल महंगाई दर करीब 5 साल के निचले स्तर पर आ गई है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर 3.54% दर्ज की गई, जो कि रिजर्व बैंक के सहनीय स्तर 4% से काफ़ी नीचे है। पिछले हफ्ते आई रिजर्व बैंक की पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर ने खाद्य महंगाई को लेकर के चिंता जताई थी। जुलाई के महंगाई दर के आंकड़ों में खाद्य महंगाई में भी कमी आई है। खाद्य महंगाई दर अब घट करके 5.42% पर आ गई है। हालांकि अनाज, दाल, सब्जियों, अंडा और मांस मछली की महंगाई दर अब भी खाद्य महंगाई से ऊपर चल रही है। जुलाई के दौरान दालों की महंगाई दर करीब 15% और अनाज की महंगाई दर 8% से ऊपर चल रही है। इसी तरह सब्जियों की महंगाई भी 7% के करीब दर्ज की गई है। यानी खाद्य महंगाई अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, लेकिन महंगाई दर के आंकड़ों में आई कमी से इस बात को लेकर के चर्चा बढ़ गई है कि अक्टूबर की पॉलिसी में रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा सकता है। खैर, इसके बारे में चर्चा तो शुभम जी काफ़ी लंबे समय से चल रही है, निगाहें जो है अमेरिका के ऊपर भी है, लेकिन क्या वाकई में उस तमाम चीज़ों को किनारे करके अगर सिर्फ महंगाई दर के चश्मे से अगर इसको देखा जाए तो क्या वाकई में ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है वास्तविकता में कि आरबीआई इतने कंफर्ट जोन में पहुंच गया है कि अक्टूबर में कटौती हो सकती है? कहना जल्दबाजी होगा मेरे हिसाब से। अगर अभी हम ये देखें कि ये 3.5% की महंगाई के बाद 5 साल के निचले स्तर पर आने के बाद हम ये कयास लगाने लगें कि ब्याज दरें कम हो सकती हैं, तो शायद ये कहना जल्दबाजी होगा। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। देखिए, अमेरिका में भी कई दिनों से बात चल रही है, कई बार ये कहा गया है कि हाँ अब हम घटाएंगे, लेकिन अभी तक वहां से ब्याज दरों को घटाने को लेकर कोई भी पुख्ता बयान या कोई पुख्ता समय नहीं बताया गया कि हाँ ब्याज दरें यहां से घटनी शुरू हो जाएंगी। अब भारत पर आते हैं। आरबीआई ने स्पष्ट कहा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में कि हम खाने की थाली को देख रहे हैं और इसके हिसाब से ही हम ब्याज दरों पर फैसला लेंगे। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी के जितने भी सदस्य थे उनमें से 2 सदस्य ऐसे थे जो पिछले 2 बार से कह रहे हैं कि नहीं अब घटा दीजिए, लेकिन बहुमत अभी भी इस बात का है कि ब्याज दरों को ऊंचा रखा जाए, कम से कम घटाया ना जाए। इसके एक तार भी जुड़ते हैं मॉनसून से जाकर। ये महंगाई कम क्यों हुई, इसकी 2 बड़ी वजह हैं। पहली वजह पिछले साल का बेस इफेक्ट, और दूसरी वजह सब्जियों की या इन सब चीजों की जो पेरिशेबल आइटम है इनकी जो कीमतों में गिरावट आई वो वजह थी। लेकिन ये संतुलन कभी भी बिगड़ सकता है मॉनसून के साथ। अगर मॉनसून की बारिश और ज़्यादा होती है तो पेरिशेबल आइटम, और इसके साथ साथ जैसा हमने अभी बात की, अगर कुछ फसलों के उत्पादन में कुछ असर पड़ता है तो ये महंगाई फिर से दोबारा से अपना सर उठा सकती है। और अगर ये सर उठाती है तो सिंपल सी बात है कि महंगाई के मोर्चे पर फिर चिंता दिखेगी, और आरबीआई इस बार ये रिस्क नहीं लेगा कि जैसे तैसे महंगाई कंट्रोल में आई है और हम तुरंत ब्याज दरों को घटाकर और महंगाई को, इसका आंकड़ों को सत्य मानकर और ब्याज दर को घटा दे। एक और बात विपुल जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा वो ये कि ब्याज दर को घटाने के लिए कोई पुख्ता पृष्ठभूमि भी तैयार नहीं हो रही है। देखिए, ब्याज दरें घटाने की जल्दी कब होती? जीडीपी ग्रोथ बहुत तेजी से टूट रही होती, नहीं टूट रही है। क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेजी से टूट रही होती, नहीं टूट रही है। बल्कि क्रेडिट ग्रोथ तो कैसे थामी जाए इसके लिए प्रयास करने पड़ रहे हैं। तो जब कर्ज महंगा इसलिए किया गया कि लोग कर्ज कम लें, लोगों ने कर्ज कम नहीं लिया। कर्ज महंगा इसलिए किया गया कि ठीक है हम भले जीडीपी से, हम आर्थिक विकास दर से समझौता कर लें लेकिन महंगाई कम हो। तो महंगाई भले कम हुई हो ना हुई हो ये दूसरी बात है, या कब बढ़ सकती है, लेकिन जीडीपी पर तो कोई बहुत असर नहीं पड़ा। तो केवल अब एक तीसरा और बात ये कि ब्याज दरें आप सस्ती कीजिए तो कैपेक्स खुलेगा। तो ब्याज दरें तो बहुत लंबे समय से सस्ती भी थी, तब कैपेक्स नहीं हुआ। तो देखने की बात यह है कि अगर आरबीआई बहुत केंद्र में थाली को रखकर ब्याज दरों पर कोई फैसला लेगा तो अब ये कहना जल्दबाजी होगी कि ब्याज दरों में जल्द कोई फैसला होगा या कोई कटौती होगी। हाँ, फेड जब एक बार ब्याज दरों में कटौती करेगा शायद उसके बाद ही भारत में भी ब्याज दरों में कटौती का रास्ता खुल सकता है। तो इसका मतलब लब्बो लो आप ये निकालें कि अक्टूबर के अंदर जो पॉलिसी में जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इन आंकड़ों को देख करके आरबीआई गवर्नर कुछ एक्शन ले, ऐसा होता हुआ नहीं दिख सकता है। हाँ, उम्मीद करें कि मतलब कि सितंबर में अगर फेड कोई फैसला लेता है तो दिसंबर की पॉलिसी में कोई कदम उठाने के बारे में आरबीआई सोच सकता है, ये मान के चलिए। देखिए, फिर वही बात है कि फेड कोई फैसला लेता है तब जब आपने ये बात कह दी। हालांकि अमेरिका में भी जो रिसेंट आंकड़े आए हैं वो निश्चित तौर पर चिंता वाले आंकड़े थे, जहां पर देखने को मिला था कि हाँ जॉब के नंबर देखिए या जीडीपी पर कुछ चिंताएं, कुछ ऐसे आंकड़े आए थे जहां चिंता दिखी थी कि मंदी आ सकती है, मंदी गहरा सकती है। उसी की वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी। लेकिन समझने की बात यह है कि क्या उसके बाद भी फेड तैयार है ब्याज दरों में कटौती करने के लिए? अगर फेड तैयार है तो आरबीआई भी शायद आगे सोच सकता है। आरबीआई उसके बाद भी एक कैविएट ये लगाएगा, क्या हमारे यहां महंगाई कम हो गई? और जो सबसे ज्यादा चुनौती वाली बात है वो फूड की महंगाई।
आपको ध्यान होगा आरबीआई ने अपनी पॉलिसी में कहा है कि दूध की कीमतों पर हमें नजर रखनी होगी। दूध की कीमतों में नजर रखनी होगी। सब्जी की कीमत कभी भी भड़क सकती है। गेहूं के प्राइसेस एमएसपी से ऊपर बाजार में चल रहे हैं। चावल के मोर्चे पर थोड़ी राहत है, जरूर मैं कहूंगा कि हाँ वहां पर कुछ राहत है, लेकिन इसके अलावा आप बाकी आइटम्स देखिए, चाहे वो दालें हुई, यहां पर कब महंगाई बढ़ जाएगी? आगे त्योहारी सीजन भी है जहां पर पल्सेस का उपभोग बढ़ जाता है। अगर आप देखिए तो त्योहारी सीजन भारत में जैसे ही शुरू होता है तुरंत दालों का, ऑयल तेलों का, इनका उपभोग बढ़ जाता है। ये महीना, ये पूरा क्वार्टर हमेशा हाई कंजम्पशन के लिए जाना जाता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये निर्णय लेना होगा। ये कहना जल्दबाजी होगी कि ब्याज दरें घट सकती हैं। हाँ, अगर अगली पॉलिसी में फेड घटाता है तो शायद दिसंबर में आरबीआई अपना स्टांस तो कह ही सकता है कि हाँ अब भाई बारी आ गई है, पीक आउट हम हो गए हैं। चले, तो सब कुछ निर्भर करता है ब्याज दरों में कटौती का फैसला कि अमेरिका के अंदर ब्याज दरों को लेकर के किस तरीके के एक्शन होते हैं। वहाँ कुछ बदलाव होता है, वहाँ कुछ कटौती होती है, तो हो सकता है साल के बिल्कुल आखिर में यानी दिसंबर के अंदर भारत के अंदर भी ब्याज दरों में कुछ कटौती संभव हो। लेकिन फिलहाल जो लोग ये कयास लगा रहे हैं अक्टूबर के बारे में, वो मुझे लगता है थोड़ा सा जो है आज के विश्लेषण से ही बात निकल के आई है, वो थोड़ा सा बेमानी लगती है। इधर जून के दौरान देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ 5 महीने के निचले स्तर पर अब चली गई है। जून में ग्रोथ 4.2% रही। इससे पहले मई के दौरान आईआईपी ग्रोथ 6.2% थी। आईआईपी ग्रोथ घटने की सबसे बड़ी वजह मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के टूटने को बताया जा रहा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 78% है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग घटती है तो उसका असर कुल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर पड़ सकता है। जून के दौरान मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.6% रही, जो कि 7 महीने का निचला स्तर है। इन आंकड़ों को देख करके क्या लग रहा है, जीडीपी ग्रोथ का होगा क्या? देखिए, जो आपने बात कही वो सबसे अहम है कि आईआईपी के आंकड़ों में 78% वेटेज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है। यही वो जगह है जहां पर सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं। यही वो जगह है जहां पर अगर बढ़ोतरी होती है तो इकोनॉमी अच्छी स्थिति में है, ये माना जाता है। लेकिन 23 कंपोनेंट में से 9 कंपोनेंट ऐसे हैं मैन्युफैक्चरिंग के जहां पर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, चाहे वो बेवरेजेस हो, टेक्सटाइल हो, लेदर प्रोडक्ट हो, फार्मास्यूटिकल्स हो। ये सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं, ये सारी जगहें ऐसी हैं जहां कंस्ट्रक्शन दिखा है। इसके अलावा डबल डिजिट में जहां पर कंस्ट्रक्शन दिखा है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो ये देखने की बात है कि जीडीपी के जब आंकड़े आएंगे तब इसका कितना असर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हमें याद होगा कि हमने आईआईपी का नंबर 11 और 10 और 11.5 12 भी देखा है, जब डिमांड पीक वाली थी, जब लॉकडाउन के बाद हम निकल के आए थे और ये कहा जा रहा था कि पीक डिमांड है मार्केट में, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है। बेस इफेक्ट भी था, पीक डिमांड भी थी। अब वो चीजें सब बैठती नजर आ रही हैं। जहां तक आपने जीडीपी के नंबर की बात कही तो विपुल, मेरा कहना है कि ये आने वाला जीडीपी नंबर तो बेहतर होगा, लेकिन हाँ इसके बाद जो रास्ता है, इसके बाद जो चढ़ाई है, शायद वो कठिन चढ़ाई होगी। जीडीपी के आंकड़ों पे बहुत बड़ा असर इसका इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि जीडीपी में 60% हिस्सेदारी जो है वो कंजम्पशन की है। तो कंजम्पशन में जब कुछ बड़ा ऊपर नीचे होगा तब तो हम जीडीपी के नंबर में कोई बहुत बड़ा अंतर देखेंगे। लेकिन हाँ, मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में, इकोनॉमी में अगर मैन्युफैक्चरिंग टूट रही है, कई महीनों के निचले स्तर पर आ रही है, तो ये चिंता की बात कई तरफ से हो जाती है, चाहे वो रोजगार के मोर्चे पर हो, चाहे वो इकोनॉमी के दूसरे मोर्चे पर हो। एक चीज यहां पर समझनी और जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग कब टूटी है। देखिए, ये आप समझने की कोशिश कीजिए, मैन्युफैक्चरिंग टूट रही है ठीक त्योहारों से पहले। रक्षाबंधन, नवरात्र, दिवाली, धनतेरस, ये सारे त्योहार अब आगे खड़े हैं। इनमें जो माल बिकना है वो उस दिन तो बनेगा नहीं, ये माल तो अभी बनना था, अब बन के आगे जाना था। अगर मैन्युफैक्चरिंग इस समय टूट रही है तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि कंपनियां आने वाले त्योहारी सीजन में मांग को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं है। अगर मांग बहुत अच्छी रहने की उम्मीद नहीं है, यही वजह है कि मैन्युफैक्चरिंग इस समय टूट रही है, और ये निश्चित तौर पर बिल्कुल किसी भी तरह से अच्छी खबर नहीं है। निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है, खासतौर से जिस तरीके से अब कोशिश अब की जा रही है बजट के दौरान और बाकी चीज़ों को लेकर के कि रूरल डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी लाई जाए, लेकिन उसमें वो तुरंत होगी नहीं, उसको लौटने में धीरे धीरे समय लगेगा। और शायद यही वजह है कि कंपनियां बहुत उत्साहित होकर के उत्पादन जो है वो नहीं कर रही हैं। देश में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़ने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी कि सीबीआईसी की तरफ से 16 अगस्त से देश भर में अभियान चलाया जाएगा। सीबीआईसी की तरफ से इस संबंध में सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसा दूसरी बार होगा जब सरकार की तरफ से फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पकड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान 2 महीने यानी 15 अक्टूबर तक चलेगा। इससे पहले मई से जुलाई 2023 के दौरान सीबीआईसी ने इस तरह का अभियान चलाया था। 21,000 से ज़्यादा फर्जी रजिस्ट्रेशन पकड़े गए थे। इनके जरिए 24,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की टैक्स चोरी हुई थी।
देश में फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए होता है, जिससे भारत सरकार को टैक्स में भारी नुकसान देखने को मिलता है। क्या फर्जी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर अब सख्ती और की जाएगी? और मतलब जितने तमाशे के साथ ये जीएसटी आया था, बहुत सारी खामियां, बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। अब ये फर्जी जीएसटी को लेकर के क्या और सख्ती की उम्मीद की जाए? देखिए, जैसा आपने कहा ना, ये दूसरी बार ड्राइव आ रहा है, तो जैसे समय समय पर आप अपने बाल कटाते हैं, नाखून काटते हैं, ऐसी ये जीएसटी में मुझे लगता है सरकार समय समय पर ऐसी ड्राइव चलाकर जो भी फिक्शियस हो रहा है, कुछ भी जो ऐसा हो रहा है जिस पर शक है, संदेह है, उसको हटाना चाहती है। ये दूसरी बार ड्राइव आ रही है। ये ड्राइव आपकी 16 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगी। क्या होगा इस ड्राइव में? इस ड्राइव में सरकार सीधे सीधे जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उनके क्रेडेंशियल को चेक करेगी, उनका पता सही है, उनके पैन नंबर सही है, बिजनेस सही हो रहा है। कुछ भी फिक्शियस पाया गया, कुछ भी ऐसा पाया गया जिस पर संदेह है, वो रजिस्ट्रेशन तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, दुविधा क्या है, शक क्या है? शक यह है कि इन कंपनियों को या इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन का इस्तेमाल केवल और केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा लेने के लिए किया गया है। तो अगर इन जीएसटी जिनको कैंसिल किया जाएगा, यह बड़ी बात है, इन जीएसटी के पीछे जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा उसको भी रोक दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसा जीएसटी आपका पकड़ा गया जिसमें कोई ऐसी जानकारी आपने छुपाई थी और वो अगर हत्थे चढ़ गया अधिकारियों के, तो निश्चित तौर पर जीएसटी की सख्ती हो सकती है, जीएसटी को कैंसिल किया जा सकता है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रोका जा सकता है। हाँ, फिर ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा सब कुछ सही था, रोके गए, तो आपको अपील करने का मौका मिलेगा, तब आपका जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आ पाएगा। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जैसा मैंने आपको कहा, समय समय पर फेक इनवॉइस का कम करने के लिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो गलत लिया जा रहा है उसको रोकने के लिए सरकार इस तरीके की ड्राइव चलाती है। चलिए, अब रुक कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर का। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अब नए नियम जारी कर दिए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां 5 साल से ज्यादा अवधि के लिए पब्लिक डिपॉजिट नहीं ले सकेंगी। आरबीआई ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को लिक्विड एसेट की हिस्सेदारी को 13% से बढ़ा करके अब 15% करने का भी निर्देश कर दिया है। एचएफसीज पर आरबीआई इतना सख्ती क्यों दिखा रहा है? जी देखिए, एचएफसीज भारत में करीब 97 एचएफसीज हैं और इनमें से केवल कुछ ही एचएफसीज ऐसी हैं जिनको जनता का पैसा लेने का अधिकार है। तो पहली बात तो बहुत बड़ी भीड़ नहीं ले रही, बहुत छोटे, केवल 26 एचएफसीज ऐसी हैं, एनबीएफसीज ऐसी हैं जो भारत में पैसा ले सकते हैं, जिसमें आप बड़ी एचएफसीज अगर देखें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये ले सकती हैं। अब 2 सूत्र आप यहां से पकड़िए, 2 संकेत आप यहां से पकड़िए कि आरबीआई को क्या दिख रहा है या आरबीआई क्या सेंस करने की कोशिश कर रहा है। एचएफसीज जो ये पब्लिक का पैसा ले रही हैं, ये सीधी सी बात है प्रॉपर्टी के लिए कर्ज दे रही हैं। प्रॉपर्टी के मार्केट में कहीं ना कहीं बबल जैसा बनने का खतरा दिख रहा है। आरबीआई को यह डर है कि कहीं कोई एचएफसी में अगर कोई संकट आता है, कहीं कोई दिक्कत आती है, तो कहीं ऐसा ना हो पब्लिक का जो पैसा एचएफसीज ने ले रखा है वो किसी स्थिति में फंस जाए। शायद ये सबसे बड़ा डर है आरबीआई का। दूसरी तरफ बैंकों में जो डिपॉजिट लगातार तेजी से टूट रही है, तो शायद ये भी मौका हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है कि आरबीआई को लग रहा है कि डिपॉजिट कहीं ऐसा ना हो लोग ज्यादा ब्याज के लालच में एचएफसीज में भाग रहे हो और वहां रिस्क में आ जाए, तो इसलिए वो ये भी हो सकती है दूसरी वजह कि वो बैंकों में आए और उनके अपनी डिपॉजिट ज्यादा बेहतर तरीके से सुरक्षित रखें। लेकिन हाँ, एचएफसीज के लिए ये कहा गया है कि अब आप 120 महीने के लिए नहीं, केवल 60 महीनों के लिए पैसा ले सकते हैं और आपको ये रिन्यू कराना होगा। मुझे लगता है कि एचएफसीज के लिए ये केवल ये है कि लॉन्ग टर्म की जगह वो शॉर्ट टर्म लेंगे। अच्छी सिविल, अगर उनकी अच्छी रेटिंग होगी तो उनको पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये निश्चित सी बात है। लेकिन हाँ, अगर इससे एचएफसीज कुछ संकेत पकड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आगे ये बात केवल यहां नहीं रुकेगी। मुझे लगता है ये बात इसके आगे भी जाएगी कि एचएफसीज को ये कहा जाएगा कि अब आप रिपोर्ट जल्दी जल्दी कीजिए। जैसा भी हमने कुछ दिन पहले कहा था कि आरबीआई ने कहा था बैंकों से कि आप एनपीए को पहले से क्लियर करिए, पहले से पकड़ने की कोशिश कीजिए, रिपोर्ट करने की कोशिश कीजिए। तो एचएफसी के साथ भी कुछ ऐसी गाइडलाइंस लाई जा सकती है। हाँ, ये गाइडलाइंस एनबीएफसी को और एचएफसीज को लेवल प्लेइंग फील्ड देने की तरफ एक कदम है। जैसे एनबीएफसीज को पैसा लेने का अधिकार है, सेम उसी तरीके से वो एचएफसीज को लाना चाहते हैं। ये बात मैं फिर कह रहा हूं कि भारत में जितनी एनबीएफसीज और एचएफसीज हैं, ये सब मिलाकर केवल 26 ऐसी हैं जो पैसा ले सकती हैं। पिछले 2-3 दशक में भारत में किसी भी आरबीआई ने किसी भी एचएफसीज को ये अधिकार नहीं दिया है कि वो बाजार से पब्लिक का पैसा उठा सके। ठीक, इस बीच बैंकों की तरफ से ग्राहकों के क्रेडिट डेटा की जानकारी ब्यूरो को दिए जाने वाले नियमों में रिजर्व बैंक ने बदलाव कर दिया है, जिसके तहत बैंकों को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा बार ग्राहकों के क्रेडिट डेटा को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा करना होगा।
बैंक को ब्यूरो के साथ ग्राहक के डेटा को कम से कम हर पखवाड़े में ब्यूरो को देना होगा और अगर बैंक चाहे तो साप्ताहिक या रोजाना आधार पर भी डेटा को क्रेडिट ब्यूरो के साथ साझा कर सकता है। ये नियम 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और इस नियम के लागू होने के बाद संभावना बढ़ जाएगी कि क्रेडिट कार्ड यूजर्स या बैंक से कर्ज लेने वालों का सिबिल स्कोर 1 महीने के अंदर ही बदल जाए, क्योंकि बैंक से डेटा मिलते ही क्रेडिट ब्यूरो ग्राहक के सिबिल स्कोर में बदलाव कर देगा। तब तो क्या ये मान के चले बार बार क्रेडिट स्कोर चेक करें, अपना सिबिल स्कोर चेक करना पड़ेगा? जी देखिए, पहले हुआ क्या, फिर क्यों हुआ, फिर इसका क्या असर होगा, 3 हिस्सों में इस बात को समझते हैं। पहले तो क्या हुआ, सबसे पहले तो कि पहले से ज़्यादा रिपोर्टिंग होने लगी। पहले महीने में 1 बार रिपोर्टिंग होती थी, अब महीने में 2 बार रिपोर्टिंग होगी। ब्यूरो 2 बार रिपोर्टिंग करेंगे कि पिछले 15 दिन में किसी व्यक्ति संस्था के जो आदत हैं, जो व्यवहार है कर्ज से जुड़ा, उसमें क्या बदलाव आया। पहली, क्या उसने किसी क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी की, क्या उसने किसी कोई लोन अप्लाई किया, क्या उसने कोई नया क्रेडिट कार्ड लिया, क्या उसने कोई ईएमआई डिफॉल्ट की। इस तरीके की सारी जानकारी अभी महीने में 1 बार मिलती थी, अब 15 दिन में 1 बार मिलने लगेगी। एक चीज तो ये हुई। दूसरा क्या होगा कि बोरोवर्स पर अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ जाएगी कि देखिए, पहले अगर किसी बोरोवर को अपना क्रेडिट स्कोर सही कितना है, कैसा है, ये महीने में 1 बार देखकर समझ आ जाता था। अब उसे हर 15 दिन में ये चेक करना होगा कि मेरी किसी आदत की वजह से या किसी गलती की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हुआ हो। ये दूसरी बात है। लेंडर्स पर क्या होगा, लेंडर्स अब शॉर्ट टर्म डेटा देखकर और ज्यादा तरीके से और ज्यादा सतर्क हो सकेंगे। ये बड़ा समझने की जरूरत है विपुल, कि अगर बैंकर्स ये चाहते हैं, लेंडर्स ये चाहते हैं कि वो और ज़्यादा क्लीन रख पाएं अपने बुक्स को, कहीं कर्ज फंसने वाला है तो उसको वो पहले समझ पाएं, तो यहाँ पर वो ज़्यादा सतर्क रह पाएंगे। कैसे रह पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई एक ए नाम का व्यक्ति है जिस पर 3 कर्ज या 2 कर्ज चल रहे हैं। मान लीजिए कि उसने किसी एक कर्ज पर 1 तारीख को डिफॉल्ट किया या 5 तारीख को डिफॉल्ट किया। 15 तारीख की रिपोर्टिंग में यह आ गया कि बॉस इसने उस कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया है। बैंक ज्यादा सतर्क हो जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति हो सकता है अब इस कर्ज पर भी डिफॉल्ट करे। तो लेंडर्स के बाद अब महीने की जगह 15 दिन का जब डेटा आएगा तो वो ज्यादा तरीके से इस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। एक इसका स्याह पक्ष भी है। देखिए, स्याह पक्ष क्या है वो मैं आपको बताता हूं। फ्रॉड अगर आपके पैन कार्ड पर हो रहा है, जैसे कई बार ऐसे होते हैं, कई किस्से आपने सुने होंगे हमारे जागते रहो के केस में, कि हमको पता ही नहीं किसी ने हमारे क्रेडिट कार्ड पर हमारे पैन कार्ड पर कर्ज ले लिया। अब तक क्या होता था, हम महीने में 1 बार देख लेते थे और पता कर लेते थे कि नहीं हमारे साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। अब आपको हर 15 दिन में देखना पड़ेगा। अब अगर इसके लिए आप पैसा देते हैं तो सीधी सी बात है, इस पर आपकी जेब पर बर्डन पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये पहल अच्छी है। ये कहा गया है कि 15 दिन में तो देना ही देना है, चाहे तो रोज दीजिए। तो इससे निश्चित सी बात है कि कंप्लायंस की कॉस्ट बढ़ेगी, वो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं के जेब पर आएगी। दूसरा एक पक्ष इसका ये भी है। तो लेंडर्स के लिए क्या मतलब है, उपभोक्ताओं के लिए क्या मतलब है, और क्रेडिट ब्यूरोस के लिए क्या मतलब है, इस खबर का ये है। अब ये बताइए कि मतलब खबर तो आपने समझा दी, लेकिन जो मध्यम वर्गीय व्यक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 तारीख को या 1 तारीख को उसकी क्रेडिट कार्ड का बिल जाना है। वो सोचता है कि 4 तारीख को कुछ और पैसे आने वाले हैं या इस महीने कुछ ज़्यादा खर्चा हो गया, उसको 10 दिन बाद देते हैं, 15 दिन बाद देते हैं, तो उसका सिविल स्कोर तो खराब हो जाएगा, क्योंकि उस महीने तो उसका क्रेडिट कार्ड का बिल उसने 10 दिन के लिए आगे के लिए बढ़ा दिया है, भले ही वो ब्याज देने के लिए राजी हो। तरीके समस्या है तो समाधान भी होगा। समाधान यह है कि आप मिनिमम अमाउंट उस क्रेडिट कार्ड के बिल का जमा कर दीजिए, बाकी पूरा पैसा 10 दिन बाद जमा कर दीजिए। अगर आप मिनिमम अमाउंट जमा कर देंगे तो आपके क्रेडिट स्कोर पे असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरा रोक देंगे तो सिंपल सी बात है असर पड़ेगा। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती हुई इसको जो है निश्चित रूप से इसका बहुत सारे उजले पक्ष हैं, कुछ स्याह पक्ष है, इसके बारे में हमने डिटेल में बातचीत की। अब बात कर लेते हैं शेयर बाजार को लेकर के। शेयर बाजार में शनिवार रविवार काफ़ी हलचल रही। रविवार को लगा कि बाजार काफ़ी पूरी तरह टूटेगा, लेकिन बाजार ने उस खबर को दरकिनार करते हुए काफ़ी अच्छे निचले स्तरों से रिकवरी दिखाई। लेकिन आज हमने देखा कि बाजार की शुरुआत नेगेटिव हुई थी, उसके बाद से बाजार में रिकवरी आती हुई दिखाई दी, लेकिन आखिर में बाजार बंद होते होते बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। 24,116 ये आज निफ्टी ने लो बनाया, 24,139 पे बंद हुआ, 200 अंकों से ज़्यादा की रिकवरी। तो अब धीरे धीरे बाजार जिस गिरावट की आशंका की बात हम लगातार कर रहे थे, वो गिरावट अब बढ़ती हुई जा रही है। हालांकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि अभी ये 24,000 के नीचे भी ये गिरावट जा सकती है। हालांकि इसका हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से बहुत कम लेना देना है। गिरावट जो तमाम वैल्यूएशन को लेकर बातचीत हो रही थी, अब इस गिरावट में क्या करना चाहिए, क्या स्थिति बन रही है, इस गिरावट की बड़ी वजह क्या है, क्या कारण देख रहे हैं कि बाजार अब जो बाजार जो है हर गिरावट में बाउंस बैक करता था, वो बाजार अब हर ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा है।
जी देखिए, आज बाजार क्यों गिरा पहले इसको समझते हैं। आज बाजार के गिरने की 2-3 बड़ी वजह थी। ग्लोबल क्यूज मिक्स थे, पहली बात। एफआईएस की सेलिंग इस बाजार में आई है, साफ दिख रहा है। दूसरी बात, आईएपी का खराब डेटा कल बाजार बंद होने के बाद आया, तो सिंपल सी बात है आज उसका असर दिखना था। तीसरी बात, और ये सारी चीजों का मिक्स था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का जो असर था वो शायद थोड़ा बहुत इसमें दिखा होगा। तो रिजल्ट का सीजन चल रहा है, कुछ असर वहां भी था, प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, सीधी सी बात है कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा थी, तो उनमें आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकती हैं। तो ये सारा मिक्स था, लेकिन 600-700 पॉइंट की गिरावट आप बाजार में एकदम बहुत बड़ी गिरावट नहीं कह सकते हैं, जब तक कि कोई ऐसा निर्णायक सपोर्ट ना टूटे या वो ना टूटे। बाजार में कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है। हाँ, बाजार में गिरावट आज जरूर इसलिए अहम थी क्योंकि आज सारे सेक्टर्स लाल निशान में थे, कोई भी एक सेक्टर ऐसा नहीं था जहां आज बाजार में तेजी देखने को मिली हो। तो बाजार में इंपॉर्टेंस लेवल देखने की जरूरत है। इंपॉर्टेंस लेवल पर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग कॉल्स पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित सी बात है अब ये बाजार आपके लिए ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि हर लेवल पर सपोर्ट। अब बाजार एक सा नहीं चल रहा है, लीनियर नहीं चल रहा है कि चलते जाना है चलते जाना है चलते जाना है, जैसा विपुल ने कहा कि हर गिरावट पे वापसी, हर गिरावट पे वापसी। अब बाजार में शायद उतना भरोसा नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह बहुत सारी हैं, अलग अलग वजह हैं। तो बाजार में अब वो भरोसा नहीं दिख रहा है। देखिए, आज महंगाई का आंकड़ा जरूर कम आया, लेकिन उससे भी बाजार खुश नहीं हुआ। 5 साल के निचले स्तर पर अगर महंगाई आ जाए, इससे ज्यादा खुशी बाजार के लिए क्या हो सकती है, लेकिन बाजार खुश नहीं हुआ। बाजार ने आईआईपी का नंबर देखा, बाजार ने देखा कि जिन कंपनियों के नंबर आ रहे हैं अगले क्वार्टर में ये क्या करेंगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज्यादा टूट रही है तो अगले क्वार्टर में तो इसका मतलब डिमांड नहीं दिख रही है। तो अगर अब बाजार के आप फंडामेंटल्स देखिए थोड़े से, तो बाजार इन पर रिएक्ट कर रहा है। प्रॉफिट बुकिंग इसलिए आई क्योंकि वैल्यूएशन का कंसर्न लंबे समय से बना हुआ है, एफआईएस की तरफ से भी। लेकिन एक वही ताकत जो विटामिन बार बार बाजार को मिल रहा है, वो है म्यूचुअल फंड में आने वाला सिप। जब तक वहां आप कोई कमी ना देखें, जब तक वहां आप कोई निर्णायक बदलाव ना देखें, तब तक आप दम साध कर आराम से बाजार में निश्चिंत रह सकते हैं कि हाँ, बाजार कब गिरेगा, जब लोग बेचेंगे। जब एक तरफ से पैसा आए जा रहा है आए जा रहा है आए जा रहा है, तो बाजार तो ऊपर टिकेगा ही। हाँ, जिस दिन आपको दिखे कि एफआईएस के साथ अब डीआईएस भी बिकवाल बन गए हैं एक हफ्ते से, तो निश्चित तौर पर थोड़ा सतर्क हो जाएगी। हालांकि बहुत सारे तकनीकी विशेषज्ञ और जो हमारे हेलो लाइन में गेस्ट आते हैं, उनका कहना ये है कि 23,800 ये मतलब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर वहाँ पे बाजार अगर अपना ये सपोर्ट तोड़ देता है तो फिर एक बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन एक बड़ी असमंजस की स्थिति देखने को मिली कि इस गिरते हुए बाजार में भी प्राइमरी मार्केट एकदम से चमक गया। मतलब ये बड़ा सरप्राइजिंग रहा, वरना अब हमने पिछले हाल फिलहाल में जितनी भी लिस्टिंग देखी, वो जब बाजार का सुस्त रहता था तो भले ही फंडामेंटल अच्छे हो, लिस्टिंग अच्छी नहीं होती थी। तो फिर से मान के चलें कि प्राइमरी मार्केट में थोड़ा जोश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी देखिए, प्राइमरी मार्केट में सीधी सी बात है कि प्राइमरी मार्केट में जैसे ही बहुत अच्छी लिस्टिंग होती है, लोग अपने गेन लेकर निकल जाते हैं। बाजार में अभी लोगों को दुविधाएं दिख रही हैं। बाजार में लोगों को ये दिख रहा है कि अब 23,800 का लेवल पकड़ें कि कौन सा लेवल पकड़ें। प्राइमरी मार्केट में उनको ये पता है कि अगर ग्रे मार्केट का प्रीमियम अच्छा है, अगर आप वहाँ के आईपीओ देखते हैं और आपको एक्सपर्ट ने बता दिया या शौर्य ने, विपुल ने बता दिया कि हाँ ये आईपीओ में अच्छे मुनाफे बनते नजर आ रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार 10 ही दिन की तो बात है, पैसा लगाओ, लॉट मिल गई तो पैसा लगेगा, वरना पैसा वापस आ जाएगा, और लॉट मिल भी गई, अगर लिस्टिंग अच्छी हो गई तो हम पैसा लेकर निकल जाएंगे। यहां पर जो मेंटलिटी काम कर रही है, वो अब वो मेंटलिटी नहीं है। अब आपको वो कहानियां शायद मुझे लगता है कि इन आईपीओ में सुनने को नहीं मिलेंगी, जो हम आज से 10 साल पहले सुनते थे कि मैंने इन्फोसिस की लिस्टिंग पर शेयर खरीदे थे और 20 साल बाद मैंने अभी बेटी की शादी उससे कर दी। ये वाले इन्वेस्टर अब यहां पर बहुत कम रह गए हैं। यहां आईपीओ मार्केट को अब आदमी, आप समझिए, कोर वो शब्द इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी तरीके से लॉटरी की तरह या सट्टे की तरह लोग देख रहे हैं। मैं भी अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि सर इसमें कितना पैसा बन जाएगा, कितने पैसा हम लगा दें, तो उस तरीके से लोग डील कर रहे हैं। इसीलिए आईपीओ मार्केट में ये आपको चीजें दिख रही हैं, और अच्छे बड़े आईपीओ होते हैं, अच्छे सब्सक्राइब होते हैं, तो लोगों को उम्मीद बढ़ जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर विस्तारपूर्वक बातचीत करने के लिए। और हाँ, आईपीओ बाजार को लेकर के अभी भी कोई दुविधा है, और अब तो आज बड़ा सवाल जो है निकल करके आया है कि क्या अगला एरिडा बन सकता है। ओनिडा इलेक्ट्रा की जो आईपीओ लिस्टिंग हुई है 2 दिन के अंदर 40%, आज भी 6-7% चला है। तो हमारी खास पेशकश वाक के आईपीओ अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग अवश्य देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां, हमको अपने सुझाव जो है अवश्य सभी कार्यक्रमों के बारे में देते रहिए। मनी सेंट्रल के बारे में अभी क्या व्यू है वो भी आप हमको बताइए। मुझको इजाज़त दीजिए, लेकिन लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।